आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। पहले भी बारहा ये टॉपिक पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्स्ट जो है वो पोर्शन है। ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को दो पोर्शंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि जब क्वेश्चन उनको दे दिया जाता है वो पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर ही उसको सॉल्व आउट करने शुरू हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। बाज़ात पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसको सीजीएस कहते हैं, वो नहीं मांगी होती, उसका हाफ पोर्शन जो है वो मांगा होता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़े बगैर पूरा ही परफॉर्मा जो है वो सॉल्व आउट कर देते हैं। उसमें बाद में उनकी कंप्लेन भी होती है कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी, ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर भी हमने इसको पूरा जो है सीजीएस स्टेटमेंट बना दी। तो इसको दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि एक पूरी स्टेटमेंट को दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है मोस्टली सारा काम करते हैं। तो पहले हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट से जो है हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक एजम्पशन के तौर पर एक फॉर्मेट ड्रॉ की है, जिसमें आपको सिर्फ एज्यूम्ड जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। इस पूरे जो फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है इसको समझना है और समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होती है, इसका जो है वो पर्पस क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, आखिर जो इतने लोग जो हैं इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका जो है मकसद क्या होना चाहिए। आप एक बात जहन नशीन रखें, चाहे इसको डिफिनीशन का नाम दें, चाहे इसको इसका पर्पस का नाम दें, आप ये बात याद रखें कि किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के दौरान कोई पर्टिकुलर जो पीरियड होगा उसके दौरान में जितना हमने स्टॉक, जितना हमने जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन है, जो भी मटेरियल हमने प्रिपेयर करना है, जो हमने बनाना है, अब जब वो मटेरियल आपका बन जाता है तो उस मटेरियल के ऊपर टोटल कितनी कॉस्ट या कितनी लागत आती है, उसको समझने के लिए हम ये फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का। सोल्ड स्टेटमेंट कब होगी, जब उन तैयारशुदा जो मटेरियल, जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी, उसे मार्केट में आप सेल आउट करने जाएंगे। फ़िलहाल आपका काम यहाँ तक है कि आपने ये देखना है मैन्युफैक्चर्ड की यहाँ पे जो बात हुई है, यानी जो चीज़ आप तैयार कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी है मैन्युफैक्चर्ड, जो चीज़ आपने यहाँ पर तैयार कर ली है। ठीक है, अपनी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन आपने प्रिपेयर कर ली है। आगे मूव करते हैं हम। सबसे पहले आपने देखना है, कोई भी कंपनी है, सपोज कर लें कोई कंपनी होगी, ज़ाहिर है कोई फैक्ट्री होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग उसे कंपनी कहेंगे ना, जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले उसका आपने नेम जो है मेंशन कर देना, कोई भी नेम सपोज कर लें, XYZ ABC, कुछ भी, कोई भी नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिपेयर क्या करने जा रहे हैं फॉर्मेट। अगर बैलेंस शीट होगा तो ऑब्वियसली बात हम बैलेंस शीट लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट है तो इनकम स्टेटमेंट से हम जाहिर करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट है, मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वही हेडर देना। ठीक है, उसके बाद जाहिर है कोई मखसूस, कोई पर्टिकुलर पीरियड का आपने जो है यहाँ पर शो करना है, तो आप यहाँ पर उसको भी शो कर देंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। ठीक है, पूरा साल, ईयर एंडेड 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक जो टाइम पीरियड होगा उसको एक साल पूरा मुकम्मल होगा। ठीक है, पूरे साल की आप बनाएंगे। अब आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें बातों का ख्याल रखें कि हमने स्टार्टिंग करनी है रॉ मटेरियल से। ठीक है, रॉ मटेरियल से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है। रॉ मटेरियल की आपको दो जो है यहाँ पे अमाउंट्स दी जाएंगी, एक आपकी ओपनिंग अमाउंट होगी, दूसरी आपकी एंडिंग अमाउंट होगी। सबसे पहले आपने ओपनिंग वाली फाइंड आउट करनी है, रॉ मटेरियल ओपनिंग वाली। अब ये जी क्वेश्चन है जी, ये रॉ मटेरियल का जिक्र ही क्यों करना है। ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर
देखेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं तो वहाँ पे सारी की सारी जो बातचीत हो रही है वो चीज़ों को प्रिपेयर करने से हो रही है, ठीक है। चीज़ों को प्रिपेयर, कुछ भी आपने बनाना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिपेयर चेयर, कोई आपने पेन बनाना है, कोई आपने कुछ भी आपने लैपटॉप बनाना है, कोई चीज़ बनानी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने चेयर बनानी है तो चेयर जो है अगर मुझे वुड की चाहिए, प्लास्टिक की चाहिए, तो मुझे उसकी तैयारी में कहीं से उसका रॉ मटेरियल लेकर आना होगा ना, जिसे खाम माल आप कहते हैं, तो वो चीज़ मैंने लेकर आनी, उसको मैं कहूँगी रॉ मटेरियल, ठीक है। ये रॉ मटेरियल क्या होगी, इन्वेंट्री सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो मैंने अपना जो गोदाम होगा, गोडाउन्स होंगे, मैंने वहाँ पर जाकर देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक मौजूद है। इन्वेंट्री मींस क्या होता है, जो आपकी स्टॉक जो रह जाता है लास्ट ईयर में, ठीक है, जिसे आप प्रोडक्शन में नहीं यूज़ करते उस टाइम। अब रॉ मटेरियल की ओपनिंग, एक बात का ख्याल रखना है, ओपनिंग कौन सी होती है, ओपनिंग हमेशा लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर, जो पास्ट ईयर की आपका प्रीवियस ईयर, हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं 2019 की, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2020 की नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी 2020 स्टार्ट हुआ है, तो पिछला आपने, हम उसकी स्टेटमेंट इसमें ड्रॉ करके देख रहे हैं क्योंकि एक साल ख़त्म हो चुका है वो। अब इस 2019 से जो प्रीवियस ईयर होगा वो है 2018, ठीक है। 2018 को हमारे पास जो स्टॉक पूरा जो फॉर्मेट ख़त्म हो गया था वो 31 दिसंबर 2018 को जाके वाइंड अप हुआ था, ठीक है। 31 दिसंबर 2018 को जाके यहाँ पे मेरा बैलेंस जो था वो क्लोज हो चुका था, क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पे। ये क्लोजिंग बैलेंस मेरा जो है न्यू ईयर में 1 जनवरी में आके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नए साल में जो मैंने प्रोडक्शन चलानी है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे मेरा ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई प्लास्टिक ऐसा मेरे पास पहले इन्वेंट्री में, मेरे स्टॉक में, मेरे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, तो मैंने पहले उसको जो है ना वो यूटिलाइज़ करना है, वो मेरा रॉ मटेरियल, रॉ स्टॉक है। अब मैंने पहले उसकी अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये तसव्वुर कर लिया कि 60,000 रुपीज़ का मेरे पास प्रीवियस लास्ट ईयर में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था और उसी स्टॉक से मैंने अपनी ओपनिंग करनी है, ठीक है। पहले उसको यूज़ करेंगे। तो रॉ मटेरियल, पहली बात आ गई अपने मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल, इसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल्स की ओपनिंग से स्टार्ट करना है, जो हमारे पास अमाउंट होगी 60,000 रुपीज़, ठीक है। उसमें हम अब ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक है। परचेज्ड यानी पूरे साल के दौरान आपने कोई ना कोई, उतना तो नहीं, आपने जितना रॉ मटेरियल था ज़रूरी तो नहीं वो उतना ही काम आएगा, नहीं। आपने अपनी अब नए साल के मुताबिक जो है वो प्रोडक्शन देखनी है। अब वो प्रोडक्शन देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया, मुझे कुछ जो स्टॉक है वो नया भी मुझे ख़रीदना पड़ गया, ठीक है। पूरे साल के दौरान जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए कुल मिला के, वो रॉ मटेरियल परचेज्ड। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, इस इट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाना था। तो पूरे साल के दौरान मेरा यहाँ पे पूरे साल के दौरान कितनी जो है वो मैंने मटेरियल परचेज़ किया था वो 2,50,000, ठीक है। पहले 60,000 का मौजूद था, इसमें मैंने नई एडिशन कर दी 2,50,000 की, इसको ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड होके 310 ये अमाउंट मेरे पास आ गई, 3,10,000 की ये अमाउंट मेरे पास आ गई। इस अब भाई क्वेश्चन है कि इस अमाउंट को क्या कहेंगे, हम इस अमाउंट को कहेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हमारे पास है अब यूज़ होने के लिए, ठीक है, जिसको मैं अपने मुकम्मल ऐसा मेरे पास जो सामान है जिसे मैं नेक्स्ट जो है अपने पूरे प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल जो है कर सकता हूँ, वो मेरे पास आ गया रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। उसके बाद जी एंडिंग करनी है, ठीक है। रॉ मटेरियल एंडिंग, एक तो ओपनिंग होगी, उसके बाद एंडिंग आ गई, यानी डायरेक्ट मटेरियल की जो एंडिंग है मेरे पास उसको माइनस करेंगे। अब इस एंडिंग से क्या मुराद है, एंडिंग से ये मुराद है, ज़रूरी तो नहीं है कि जितना का जितना सामान ख़रीदा था या स्टॉक में पहले से पड़ा था वो सारा ही मैंने अपनी प्रोडक्शन में लगा दिया, नहीं। बाज़ औक़ात जो है वो कहीं ना कहीं वो बच भी जाता है, हाँ, कुछ जगहों पर वो नहीं भी बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल आ गई है, कुछ ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है हमने बना कर देना है, तो
उसमें हमारा बहुत कम चांसेस है कि हमारी स्टॉक जो है वो मौजूद रहे, ठीक है। अगेन इसके अलावा आप वाइंड अप करना चाहते हैं अपने एक बिज़नेस को, स्विच करना चाहते हैं किसी और बिज़नेस पे, तो आपने पूरे जो ईयर है ख़त्म होने से पहले उसमें अपना जो भी ये मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपने लगा देना है, ताकि उस साल के आखिर तक कोई मटेरियल, कोई स्टॉक ना बच जाए, और आप आगे जब नए सिरे से बिज़नेस सेटअप करेंगे तो आप पूरा जो है नए तरीके से जो है ना सर अंजाम देंगे, ठीक है। इन सूरत हाल में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मटेरियल जो है कभी नहीं भी बचता। अब एंडिंग हो गई। एंडिंग में ये कुछ मेरे पास मटेरियल बच चुका है, ठीक है। कोई चीज़ मैंने आधा जो भी तैयार करना था मैंने अपनी कॉस्ट जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन थी उस पे मैंने तैयार कर लिया मटेरियल। अब जो मेरे पास एंडिंग में जो यूनिट्स रह गए हैं वो 70,000, ठीक है। जो एंडिंग में मेरे पास यूनिट्स रहते हैं वो है 70,000 रुपीज़, सही। तो ये मेरे पास जो है स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इसको मैंने लेस करने के बाद जो अमाउंट आई 2,40,000 की, इसको क्या नाम देंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरफ, ठीक है। डायरेक्ट लेबर हमेशा ऐड होगी। ये इस तरह से कभी भी याद नहीं कर लेना कि भाई एक चीज़ ऊपर पहले लेस हो रही है फिर माइनस हो रही है फिर ये आ रहा है फिर वो आ रहा है, नहीं। हर चीज़ का एक प्रॉपर स्केड्यूल है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है। आप एक चीज़ को प्रॉपर तौर पे समझ लेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन करने इजी होंगे। इस तरह तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप सिर्फ रटा लगाएंगे तो बाज़ का एग्ज़ाम में कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें खुद जो है फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा ओपनिंग है कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है, और सिर्फ जो मटेरियल है उसके अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं आती। ये तो एक रफली सा फॉर्मेट है। FOH है, डायरेक्ट लेबर है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती, तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? अगर आप संजीदगी से उस चीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आप आगे किसी जगह पे जाके इंटरव्यू देते हैं, कोई ऐसे कंपनी में जब आप काम करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, जब आपको ये बेसिक फॉर्मेट ही नहीं पता होगा कि इस फॉर्मेट में जो हेडिंग्स हैं उनका मकसद क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, तो आगे आप कभी भी जो चीज़ें हैं सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप कंपनी का कबाड़ा ही करवाएंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरफ, जिसमें आपने ऐड अप करना है। अब ये इसका क्या मकसद है? जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इसका मकसद है जो मेरे पास सारा माल था, जो मेरे पास सारी गुड्स तैयार मैंने करवाई हैं की हैं, इसको तैयार करने के लिए मैंने खुद तो नहीं बनानी थी, मैंने वर्कर्स हायर किए हुए थे, मेरी पूरी लेबर है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कौन सी होती है। उन्होंने उनकी सैलरीज हैं कुछ भी है या जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे काम नहीं कर रहे, मेरी तो कॉस्ट पड़ रही है ना, क्योंकि वो हायर्ड है, मेरी कंपनी का हिस्सा है। तो उनको जो मैंने कॉस्ट देनी है जो आ रही है वो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। वो हो गई तकरीबन 2 लाख के करीब, ठीक, सपोज की है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर के पास बाद आती है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। FOH जिसको हम कहते हैं ओवरहेड्स जो होते हैं, ये भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड हम इसमें चीज़ें जो है ऐड करेंगे। अच्छा, आपके मटेरियल की एंडिंग, आपकी डायरेक्ट लेबर और आपके FOH में सारी चीज़ें आपकी आती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कुछ भी आपके पास लेबर है, कोई चीज़ है, मटेरियल, आपने उसको FOH का ही नाम देना है। वो तकरीबन हो गए 1 लाख के करीब। अब आपने क्या करना है, आपकी मटेरियल की एंडिंग, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और आपके FOH, इनकी अमाउंट्स को आपने ऐड करना है, तो आपके पास 5,40,000 की अमाउंट आ जाती है, जिसको आपने नेम देना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर दी करंट पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट FOH के बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, फॉर दी करंट पीरियड के लिए। अब ये सारी बातें ख़त्म होगी। अब यहाँ तक हमारा एक प्रोडक्शन मटेरियल आ गया, अब लेबर आ गई। अब उसके बाद हमारी बारी आती है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, उसकी ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस के भी 2 पार्ट्स हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि ये जो वर्क इन प्रोसेस है वो उसका क्या मतलब है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा मटेरियल या कुछ मटेरियल जो हमने तैयार करवा रहे थे उसमें से
काफ़ी जो ओपनिंग जैसे प्रीवियस स्टॉक की हम बात करें, इन्वेंट्री के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा स्टॉक रह गया था जो हमने प्रोसेस में नहीं लगाया था अभी तक, ठीक है, उसको हमने वहीं स्टॉप कर दिया था। अब हम कोई नई चीज़ प्रोडक्शन में तैयार करने से पहले जो प्रीवियस माल पड़ा हुआ है उसको हम पाइपलाइन में लेके आएंगे, उसको प्रोडक्शन में लेकर आएंगे, उससे हम पहले काम स्टार्ट करवाएंगे। वरना वो जो हमने कॉस्ट लगाई हुई थी वो हमें बजाय कि फ़ायदे में जाए वो नुकसान में चली जाएगी, ठीक है। हमने पहले उस इन्वेंट्री को यूज़ करना है, ठीक है, यूटिलाइज़ करना है जो बची हुई चीज़ें थी, ठीक है। इसकी तकरीबन हमारे पास अमाउंट होगी 70,000, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम कि अमाउंट होगी जी 70,000 जो है, इतने यूनिट्स का 70,000 रुपया जो है वो भी पड़ा हुआ है जो हमने अपने प्रोसेस में यूटिलाइज़ करना है। ये अमाउंट हमने ऐड करनी है इस 5,40,000 में 70, ठीक है, हमारे पास आ गया 6,10,000। इसको आप कहेंगे टोटल वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, टोटल वर्क इन प्रोसेस जो आपने काम प्रोसेस में लगाया है, ठीक है। उसके बाद आपने एंडिंग लेकर आनी है जिसको आप लेस करेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ठीक है। ये तकरीबन आपका होगा 1,00,000 के करीब, ठीक है। इसको आप टोटल वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट में से लेस कर देंगे, ठीक है, 5,10,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो माल जो आप तैयार कर चुके हैं, ठीक है, वो माल जो आप तैयार कर चुके हैं। और इसके बाद आप ये देखेंगे जो आपकी जितनी भी माइनस की वैल्यूज़ हैं, अगर आप उसमें ये साइंस प्लस माइनस के ऐड नहीं करते तो आपने ऐसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में इनको शो करना है। ब्रैकेट्स का मतलब है कि वो माइनस में जा रही है हमारी अमाउंट्स, ठीक है। अच्छा, बाज़ का तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये अमाउंट्स ओपनिंग की, एंडिंग की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, ओवरहेड की, प्रोसेस, इन्वेंट्री और एंडिंग, ये सब दिए होते हैं। बाज़ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको इन सब में से काफ़ी चीज़ों की अमाउंट नहीं दी होती। सम ऑफ द टाइम आपको ओपनिंग जो है वो रॉ मटेरियल की दे दी जाती है, उसके बाद वर्किंग प्रोसेस नहीं दिया होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है उसकी अमाउंट गिवन होती है। तो बाकी सारा वो कहते हैं जी फॉर्मेट ड्रॉ करें। तो फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि पहले कौन सी चीज़ आती है, बाद में कौन सी चीज़ आती है, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आती है, ठीक है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जिसमें मिसिंग अमाउंट्स हों और आपके पास अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो और कुछ 3-4 चीज़ें हो, तो पहले ऊपर से कुछ चीज़ें आप इसी तरह लेकर आएँ, नीचे से कुछ चीज़ें होंगी, फिर जैसे आपने रिवर्स फ्लो में चले जाना है, ठीक है, रिवर्स में स्टार्ट करना है, अपवर्ड से आते हुए आप डाउनवर्ड जो है उससे आप स्टार्ट कर लेंगे। जितनी भी अमाउंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर्ड की है, उसके बाद आपके टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया, इसको दोनों को लेस करेंगे, जो अमाउंट आ गई वो आपका वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। इसी तरह काफ़ी सारी मिसिंग होंगी, काफ़ी सारी गिवन होंगी, तो चलते चलते आप इसको जो है पूरा फॉर्मेट वो बना पाएंगे। इसके अलावा इसके 2-3 और पार्ट्स होंगे जिसमें हमने अभी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को स्टडी किया, उसके बाद हम पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को स्टडी करेंगे। एक बात का ये ख्याल रखना है कि एक तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद ही आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। और